हेलो एंड वेलकम टू इजी एग्जाम। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिस हैं जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन हो सकता है। तो पहला स्टेप हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखने के बाद हमने देखा था कि सोइंग कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होते हैं और उसको सॉइल में ऐड करने से क्या होता है। फिर हम देखेंगे आज की क्लास में कि इरिगेशन क्या होता है ना। तो इरिगेशन किसको कहते हैं? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, यानी पानी की सप्लाई अगर हम करते हैं क्रॉप में एक रेगुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर टाइम पे, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। और ये टाइम और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पे? क्रॉप टू क्रॉप पे, सॉइल टू सॉइल पे और सीजन टू सीजन। यानी ये क्रॉप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्रॉप लगा है, तो उस हिसाब से हम पानी और कितना क्वांटिटी में और कब कब समय पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉप पे करेंगे, ये डिपेंड करता है। और सॉइल कैसा है ना, ये सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कितना पानी और कब कब पानी इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कौन सा सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, ये भी डिपेंड करता है कि सॉइल पे कितना पानी और कब कब पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इरिगेट होगा। जैसे इन समर सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर, यानी जो गर्मी का समय होता है इसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है ना। पानी का इवेपोरेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो पानी उसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को पानी चाहिए होता है, और पानी जो है ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो वाटर है वो रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे प्लांट के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। और प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, यानी जो प्लांट होते हैं उसमें लगभग 90% तो पानी ही होते हैं, है ना। और जर्मिनेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए, यानी सीड की ग्रोथ के लिए वाटर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर सीड पे पानी नहीं होगा, सीड में मॉइस्चर नहीं होगा, तो हम कितना भी बढ़िया सीड उसमें सॉइल में बो दें, उससे सॉइल का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। ड्राई सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। प्लांट जो वाटर है वो प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉस्ट से, यानी ठंडी ठंडी हवा जब बहेगी उससे बचाता है, और हॉट एयर यानी गर्म हवा, दोनों से जो है वाटर जो है वो क्रॉप को बचाता है। अब फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलर, यानी जो पानी है उसे जो फील्ड में है रेगुलर टाइम पे और रेगुलर समय पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इरिगेट करना चाहिए, ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहे और जो क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो हो, है ना। अब कौन कौन सा इरिगेशन का सोर्स है, यानी हम जो सॉइल है, जो फील्ड है, उसमें इरिगेशन किस किस के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला जो है वो सोर्स वेल है, कुआं है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है, ये सारे जो हैं वो सोर्सेज हैं इरिगेशन के। अब कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, है ना, और दूसरा जो है वो मॉडर्न मेथड हो गया। तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड किसे कहते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग वाटर टू द फील्ड, यानी जो पानी वेल में मौजूद है, लेक में मौजूद है, कैनाल में मौजूद है, इसको निकाल के जो फील्ड है उस वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। अब उस यूज़ में कैसे ला सकते हैं? या तो हम किसी जानवर का यूज कर सकते हैं, कैटल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लेबर के मदद से भी वेल से, लेक से, कैनाल से पानी निकाल के जो फील्ड है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, है ना। कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं। कौन कौन से ट्रेडिशनल वे हैं? जैसे एक पुली सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ऐसे गोल बना होगा कुआं में, यहाँ से हम रस्सी डालेंगे और घुमा के यहाँ से पानी निकालेंगे, और ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा नहर टाइप का बना देंगे, है ना, नाला टाइप का, और यहाँ से पानी निकालेंगे और इस पर में पानी डालेंगे और ये पानी जाके आगे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा चेन पंप हो गया, तीसरा डेकली हो गया, चौथा लीवर सिस्टम हो गया। इसमें हम क्या करते हैं? जानवर का यूज करते हैं। जानवर ऐसे गोल गोल रोटेट होता जाएगा, यहाँ पानी निकलता जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, है ना। अब हम आते हैं
मॉडर्न मेथड पे, यानी नया जो मेथड है उस पर। दिस हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना नीड है उतना ही पानी हम यूज करेंगे, ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं हो पाता है ये नया मॉडर्न मेथड में, है ना। द मेन मेथड यूज एज फॉलो, यानी जो नया मेथड है वो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है मॉडर्न मेथड में, वो कैसे होता है? मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड, ऐसा लैंड जहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है, कहीं पानी है तो कहीं नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसमें एक सिंपल सा तरीका है। इसमें एक पानी का एक सोर्स होगा, मान लीजिए कि वेल है या फिर नहर नाला कुछ भी है या फिर बोरिंग ही किए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? पाइप से डिस्ट्रीब्यूट करके, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड तक ले जाएंगे और लाइन से पाइप बिछा देंगे और ये सारा पाइप एक पाइप से कनेक्ट होगा, है ना। और इस पाइप से प्रेशर में जब हम पानी भेजेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। इसमें कैसे पहुँचेगा? ये सारे जो पाइप है इसमें छोटा छोटा छेद होगा और एक रोटेटर नोजल होगा, तो जब प्रेशर से पानी फेंकेंगे तो इसमें घूमता हुआ पानी, जैसा बारिश होता है उस तरीके से पानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये कम कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ज़्यादा प्रेशर से डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ये ज़्यादा लगेगा, है ना। और जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही क्वांटिटी में पानी जो है वो क्रॉप तक डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, है ना। ये बड़ा अच्छा तरीका है और इसमें जैसे कॉफ़ी हम बोते हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन में बहुत मददगार होता है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम आगे जानते हैं कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है। ड्रिप सिस्टम ऐसे जगह पे बूंद है, यानी ऐसे जगह पे आशीर्वाद साबित होता है जहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल है, यानी जहाँ पे पानी कम अवेलेबल है वहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइप से कनेक्ट कर देंगे। क्रॉप नीचे है, यहाँ पे क्रॉप है और ऊपर पाइप है, और ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद पानी जो है वो क्रॉप को मिलता रहेगा, जिससे क्रॉप अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा और कम पानी में जो है क्रॉप अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा। इसमें पानी बर्बाद भी नहीं होता है ना। ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट और गार्डन में ये यूज करने के लिए। अब आगे आते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वीड, यानी वीड से प्रोटेक्शन कैसे करें, है ना। अब वीड होता क्या है? तो वीड अनडिजायरेबल प्लांट को कहते हैं जो कि क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। जैसे अगर हम वीट का क्रॉप लगाते हैं, यानी अगर हम गेहूं का क्रॉप लगाते हैं तो गेहूं तो उग जाते हैं, उसके साथ छोटा छोटा एक प्लांट उग जाता है ना, जिसे हम जानते भी नहीं है ना। ये क्या होता है? ये अनडिजायरेबल प्लांट होता है, यानी हम इसे बोए तो नहीं है और ये वीट के साथ उग गया है। अब ये क्या करेंगे? जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स वीट को चाहिए होता है वो ये भी कंज्यूम करने, यानी ये भी यूज करने लगते हैं। तो जो इन्हें चाहिए होता है, वीट को चाहिए होता है, ये प्रॉपर वीट को मिल नहीं पाता है ना। और ये वीट यूज कर पाते हैं और वीट का हमारा कोई यूज नहीं है ना। वीट जो जो प्लांट है वो हम खाते भी नहीं हैं। ये कभी कभी क्या होते हैं? पॉइजनस हो जाते हैं, जिससे सॉइल जो है वो ख़राब भी हो जाता है और वीट भी है, जो फसल भी जो भी है, जो भी फसल हम लगाते हैं वो भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? वीट को हटाने लगते हैं, वीट को उखाड़ने लगते हैं, वीट पे हम केमिकल छिड़कने लगते हैं जिससे वीट जो है वो मर जाए। तो जब वीट को हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वीट को हम फील्ड से हटाते हैं, यानी रिमूव करते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज विनोइंग। और वीड किसको कहते हैं? वीड इज अनडिजायरेबल प्लांट्स डेट ग्रो विद द क्रॉप्स, यानी क्रॉप के साथ जो है वीट वो ग्रो करता है। अभी हम जान रहे थे कि वीट जो है वो क्रॉप के साथ compete करता है, यानी जो वाटर क्रॉप को चाहिए होता है वो भी वीड ले जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को चाहिए होता है वो भी वीड ले जाता है, जो सनलाइट वीड को चाहिए होता है, जो स्पेस वीड को ये क्रॉप को चाहिए होता है वो भी वीड ले जाता है, और ये क्रॉप के ग्रोथ पे बुरा असर डालता है ना। वीड आर समटाइम पॉइजनस फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन, कभी कभी जो वीड है वो एनिमल और ह्यूमन के लिए ये जहरीला हो जाता है, यानी पॉइजनस हो जाता है। अब वीड को हटाए कैसे, है ना। एक तो टीलिंग हो गया बिफोर सोइंग, यानी जो सीड है उसे बोने से पहले उखाड़ लेते हैं, जो वीड है उसको, है ना, अपरूट कर देते हैं, उखाड़ देना है। एंड किलिंग वीड विच मेक्स अप द ड्राई एंड मिक्स विद द सॉइल, यानी अगर हम सीड बो रहे हैं उससे पहले जब हम टीलिंग करते हैं यानी प्लॉगिंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो उससे क्या होता है? जो इसमें मौजूद वीड होते हैं वो उखड़ जाते हैं। उखड़ जाने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए,
फील्ड को, तो जो सनलाइट होते हैं उसके वजह से जो वीड होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और मर जाते हैं और फिर वापस सॉइल में मिल जाते हैं, है ना। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर इन प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सॉइल, यानी वीड हटाने का सबसे सही समय क्या है कि जब फ्लावर और सीड जो है वो ग्रो करने फ्लावर जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं तब। द मैनुअल रिमूवल बाय अपरूटिंग, यानी जब हम इंसान का यूज करते हैं अपरूट करने के लिए, अपरूट यानी उखाड़ने के लिए वीड को, तब हम यूज करते हैं खुरपी का, है ना। खुरपी कैसा होता है, एक ऐसा उसका पकड़ने वाला होता है और इस शेप में खुरपी होता है ना। ये क्या करता है, अपरूट करता है, यानी जो वीड है उसको उखाड़ देता है। सीड ड्रिल क्या होता है, मशीन होता है, ये भी अपरूट करने में मदद करता है। अब वीड्स आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय सम केमिकल, यानी कुछ केमिकल का यूज करते हैं जिसे हम वीडीसाइड कहते हैं, जिसे 2,4-D हो गया। ये क्या होता है, ये भी एक जो है वो केमिकल होता है, लेकिन ये क्रॉप को डैमेज नहीं करता है। ये किसे डैमेज करता है, वीडीसाइड्स को, वीड्स को, यानी जो अनवांटेड प्लांट है। द वीडीसाइड डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विल है, तो स्प्रे वीडीसाइड को क्या करते हैं, पानी में मिला के इसे छिड़क देते हैं, है ना। एक स्प्रेयर होता है, यानी छिड़कने वाला मशीन जैसा, उसे हम पीठ पे टांग लेते हैं, उस पर पानी मिला के वीडीसाइड मिला के उसे छिड़क देते हैं, है ना। और जब छिड़क रहे होते हैं तो नोज एंड माउथ दोनों कपड़े से ढके हुए होते हैं, है ना। अब आते हैं वीड तो हटा दिए, अब आते हैं हार्वेस्टिंग पे, यानी हार्वेस्ट किसे कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर, यानी जब क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, यानी काटने लायक हो जाते हैं इसमें, तब हम उसे काटते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं कैसे, एक तो उखाड़ के हाथ से, दूसरा उसे ज़मीन के सटे हुए काट देते हैं, यानी काट के भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और उखाड़ के भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इट टेक्स अप्रॉक्स 3 to 4 months टू सीरियल्स टू क्रॉप टू मैच्योर, यानी जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, है ना, उसे ग्रो करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, है ना। इट इज़ डन आइदर बाय मैनुअल, यानी ये या तो इंसान की मदद से होता है या फिर एक मशीन होता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, उसके मदद से भी ये हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी काट देते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी जब हम फसल को काट लेते हैं तो उससे ग्रेन से, यानी जो अनाज होता है उससे, और कुछ जो उसमें सेफ होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें जो खाने के लिए नहीं होते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। जिसमें से गंदगी वगैरह निकल जाता है, उसमें जो छिलका वगैरह होता है वो निकल जाता है और अनाज अलग हो जाता है, जैसे गेहूँ अलग हो गया, उसका छिलका अलग हो गया, इसे हम थ्रेसिंग के द्वारा करते हैं। और ये एक मशीन होता है जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, यानी काटने का भी मशीन उसी में होता है और थ्रेसर यानी अलग अलग करने का भी मशीन उसी में होता है, जिसे हम कंबाइन कहते हैं, है ना। अ स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड सैप बाय विनोइंग, यानी जो अलग अलग जो अनाज है और जो उसमें छोटे छोटे जो छिलके होते हैं उसको अलग करने के प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। और ये जो छोटे मोटे किसान होते हैं जिनके पास लैंड कम होता है वो विनोइंग के प्रोसेस से करते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ पे एक पंखा, बड़ा सा पंखा लगा रहता है और इसके सामने अगर हम गेहूँ को ऐसे ऐसे गिराएंगे तो जो हल्का होता है छिलका वो उड़ के इधर आ जाता है और गेहूँ यहाँ गिरने लगता है, तो इससे छिलका अलग हो जाता है और गेहूँ अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। अब आगे आते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसे स्टोर करते हैं, यानी उसे एक जगह पे इकट्ठा करके रखना। टू कीप द ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी जो अनाज हम बोए हैं, जो काटे हैं, उसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे मॉइस्चर से दूर रखना पड़ेगा। मॉइस्चर यानी नमी से दूर रखना पड़ेगा, उसे इंसेक्ट से दूर रखना पड़ेगा, उसे चूहों से दूर रखना पड़ेगा, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड हैव मोर मॉइस्चर, यानी जो हम अनाज जो हमारा हार्वेस्ट होता है, कटता है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करते हैं हम कुछ समय के लिए धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको एक जगह पे बोरा में कस के एक स्टोर में रख लेते हैं
ताकि वो ड्राई रख पाए, है ना। अब आगे देखते हैं कि आर स्टोर्ड एट ड्राई दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दे मेक यूज ऑफ जर्मिनेशन, है ना। और जब उसमें नमी आ जाएगा तो वो भी तो एक सीड ही है जो हार्वेस्ट क्रॉप हुआ है, जो अनाज है। जब उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे, है ना। डैट इज वाई बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड अप इन द सन। इसलिए स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें का जो मॉइस्चर वो ख़त्म हो जाए और उसमें इंसेक्ट या फिर पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी अच्छे से उसमें ग्रो नहीं कर पाए, है ना। फार्मर स्टोर देयर ग्रेन्स इन जूट बैग, यानी फार्मर जो है वो जूट के बोरा में ग्रेन को स्टोर करते हैं। एक तो जूट के बोरा में खासियत होता है ये कि जो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में, है ना। या फिर मेटालिक बीन्स, यानी जो बड़े बड़े ड्राम होते हैं उसमें हम स्टोर करते हैं, है ना। और बड़े अगर बहुत बड़ा स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा स्टोर करना है तो उसे हम सिलोज में स्टोर करते हैं। वहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा सा घर होता है, बहुत बड़ा, जहाँ पे कि केमिकल वगैरह यूज किए जाते हैं, चूहे वगैरह जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। और बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें हम अनाज को रखते हैं, इससे पेस्ट, चूहे और इंसेक्ट्स बच जाते हैं। या फिर हम ड्राई नीम भी रख सकते हैं घर पे, अगर हमको घर पे स्टोर करना है अनाज को तो हम ड्राई नीम का भी यूज करते हैं। ऊपर से हम ड्राई नीम रख देंगे कंटेनर में डाल के और उसमें अनाज डाल देंगे, फिर ऊपर से ड्राई नीम डाल देंगे। तो नीम से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर चूहे वगैरह उसके महक से नहीं आते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू इजी एग्जाम, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।